डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा विद रियल लाइफ एग्जांपल कि डिस्ट्रक्टर का क्यों यूज करते हैं, क्या एक्चुअल में इसका यूसेज है। बेसिकली ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है। कंस्ट्रक्टर हमने पहले किया, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर किया, अब यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टर की। देखो, पहले हम कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या बोलते थे कि हमने कोई ना कोई एक स्पेशल फंक्शन लिखा है अपनी क्लास के अंदर, और वो फंक्शन जो है वो कब एग्जीक्यूट होगा, या कब आप कह सकते हो कि ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होगा जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो ऑब्जेक्ट बनते ही वो कंस्ट्रक्टर अपने आप रन हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है वो इसका उल्टा है। वो क्या कहता है कि ये भी एक्चुअल में ऑटोमेटिकली रन होता है, लेकिन ये कब रन होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका डिलीट होता है या ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होते ही आपका ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है वो रन करने लग जाता है। आपको एग्जांपल से भी कहानी समझ में आएगी। पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लो इसकी, क्योंकि थ्योरी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में ना बहुत बार पूछा जाता है डिस्ट्रक्टर्स के बारे में एंड कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो थोड़ी सी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल राउंड्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है इसके ऊपर, तो इसीलिए इसको देख लो। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन तो लिखी दी है सेम कंस्ट्रक्टर की तरह कि ये भी ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। लेकिन ये कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, जब उसका स्कोप खत्म होता है, या फिर कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट होता है। अभी आपको एग्जांपल से पता लग जाएगा। देन इट इज यूज टू रिलीज द रिसोर्सेज। ये सबसे मेजर यूज है कि क्या काम आता है ये क्लीन अप के काम आता है, मेमोरी को क्लीन अप के काम आता है। सिंपल सा एग्जांपल है यार, आपका लेक्चर लगा, लेट्स सपोज आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, 4 से 5 आपका लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था। जैसे ही 5 बजे सारे के सारे रिसोर्सेज फ्री हो गए, मतलब सारे बच्चे चले गए, टीचर पढ़ा के चला गया, तो क्या होता है उसके बाद स्टाफ आता है, क्लीनिंग वाला स्टाफ, वो फैन वगैरह एसी सब बंद कर देगा, क्लीनिंग कर देगा। तो वो ऑटोमेटिकली आ गया जैसे ही रिसोर्सेज हमने, जैसे ही हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टर ने काम अपना बंद किया, मतलब जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो आउट ऑफ स्कोप हो गया, तो वो वाला सारा काम स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ये हमने लेट्स सपोज डायनामिक मेमोरी जो है वो एलोकेट की थी। न्यू के थ्रू हम लोग करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेट। अब उसके बाद जब हमने उसका यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो गया, तो मैं चाहता हूं कि वो मेमोरी को रिलीज करना। तो मेमोरी को रिलीज करने के लिए हम लोग डिलीट करते हैं, वो हम डिस्ट्रक्टर के अंदर लिख देंगे। ऐसे ही मैंने फाइल को ओपन किया हुआ है किसी को, जब मेरा काम हो गया, मैं चाहता हूं कि फाइल को क्लोज करूं, तो फाइल को क्लोज हम लोग डिस्ट्रक्टर में लिख देंगे। ऐसे नेटवर्क कनेक्शन, लेट्स सपोज मैंने डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है, अब मेरा काम जब हो गया, मैंने सारी क्वेरीज रन कर ली, फाइनल में मेरे को डेटाबेस से डिस्कनेक्ट करना है, उसका कनेक्शन क्लोज करना है, वो मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर लिख दूंगा। तो ये वो वाले काम सारे के सारे ऑटोमेटिकली कर देगा। देन सेम नेम एज क्लास, ये इंपॉर्टेंट है जी भैया, जो क्लास का नेम है कंस्ट्रक्टर में भी यही होता है, सेम ऐसे ही डिस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास के नाम से होता है। बट इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट है कि आगे ये टिल्ट करके साइन लगता है, कंस्ट्रक्टर में नहीं लगता, बट यहां पे आपका एक टिल्ट करके साइन लगता है। नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, वहां पे कंस्ट्रक्टर में कई बार आपसे पूछ रहे थे डिफरेंस में, तो भैया उसमें हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, लेकिन यहां पे तो पैरामीटर देने की भी जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम तो डिलीट कर रहे हैं ना, हम लोग जो है वो फ्री कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, तो कुछ यहां पे पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। और यहां पे रिटर्न टाइप भी नहीं है, सेम कंस्ट्रक्टर की तरह वहां भी रिटर्न नहीं होता, यहां भी रिटर्न नहीं है, लेकिन वहां पे हम पैरामीटर दे सकते हैं, लेकिन यहां पे पैरामीटर भी देने की जरूरत नहीं है। देन ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, वो कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब ऑटोमेटिकली होता है। ये भी आप डिफरेंस जो है वो नोट कर सकते हो। ओनली वन डिस्ट्रक्टर पर क्लास, मतलब एक क्लास के अंदर एक डिस्ट्रक्टर होगा, लेकिन वहां पे हम लोग जो है वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेकिन यहां पे डिस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडिंग नहीं होता, एक क्लास में एक डिस्ट्रक्टर बनेगा, लेकिन आप एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हो सेम नेम के ही, वो आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो वो उसके अंदर पॉसिबल है, लेकिन यहां पॉसिबल वो नहीं है। ये सारे थ्योरी के पॉइंट आप नोट कर लो। देन छोटा सा एग्जांपल है जी आपके सामने, मैंने क्लास बनाई जी यहाँ पे डेमो नाम से, उसके बाद मैंने पब्लिक, ये मेरा क्या होता है आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा सेम नाम से होता है और पब्लिक होना चाहिए, तो मैंने डेमो नाम से बना दिया। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया। इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट लिखना चाहते हो, आप कोई वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप कर लो। उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। डिस्ट्रक्टर भी सेम नाम का ही होता है, अभी आपको बताया, लेकिन आगे क्या लगता है, टिल्ट साइन लगता है, बस ये टिल्ट साइन लगाना ना भूलना। और इसके बाद जो है वो डिस्ट्रक्टर की बॉडी आ जाती है आपकी। अब
मेन के अंदर मैंने डेमो D1 मतलब मैंने डेमो का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्या होगा, जैसे ही यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया मतलब मेरा कंट्रोल जैसे ही इसके पास आएगा तो तुरंत क्या होगा, आपका ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो एक तरह से आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, कॉल करोगे एक तरह से आप कंस्ट्रक्टर को, आपने तुरंत जो है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन गया है डेमो D2, जैसे ही लाइन पे आया दोबारा से फिर क्या होगा आपका, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बनाया तो D2 के लिए दोबारा से फिर आपका एग्जीक्यूट हो गया कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर 2 बार आपका एग्जीक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि पहले D1 के लिए और D2 के लिए। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जब D1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ कंस्ट्रक्टर तो उसके बाद डिस्ट्रक्टर भी तो होना चाहिए ना, बट नहीं, डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैंने क्या बोला था, जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है। हमने ऑब्जेक्ट कहां बनाया, इस मेन के अंदर, तो मेन का स्कोप इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक है। तो यहां पे D1 D2 को सारे जानते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट के बाद D1 को कोई नहीं जानता, तो यानी इसका स्कोप इसके बाहर नहीं है लेकिन यहां तक है। तो एक्चुअल में पहले D1 ने कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल किया, एक तरह से कंस्ट्रक्टर कह लो, मतलब एक को कॉल किया, फिर D2 ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और जब यहां पे स्कोप जाएगा रिटर्न होके बाद स्कोप जैसे ही आउट ऑफ द स्कोप चला गया, तो अब याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं कि अब क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा D1 का और फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा D2 का। भैया ये गलत है। कंस्ट्रक्टर जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होते हैं रिवर्स ऑर्डर में हमेशा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि आपने पहले कंस्ट्रक्टर 1 मतलब D1 के लिए कॉल किया कंस्ट्रक्टर, फिर D2 के लिए किया। तो जब आपने लेटेस्ट किसके लिए किया, D2 के लिए किया, तो जैसे ही आप स्कोप से बाहर जाओगे तो पहले डिस्ट्रक्टर ऑफ D2 कॉल होगा, फिर डिस्ट्रक्टर ऑफ D1 कॉल होगा। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, हमेशा इस पॉइंट को हमेशा लिख लो कि आपने कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल किया, फिर कंस्ट्रक्टर 2, कंस्ट्रक्टर 3, तो जब आउट ऑफ स्कोप होगा तो पहले डिस्ट्रक्टर 3, फिर डिस्ट्रक्टर 2, फिर डिस्ट्रक्टर 1। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एग्जांपल से सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि डिस्ट्रक्टर क्या है, कैसे वर्क करता है और क्या एक्चुअल में इसका यूसेज है। ये वाले सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू।